हेलो टेंथ ग्रेड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की साइंस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। आप लोगों का कल साइंस का एग्जाम है, तो मैं आपके लिए एक क्विक रिवीजन, फिजिक्स का क्विक रिवीजन फॉर्मूला शीट लेके आई हूँ विद एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको एग्जाम में न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हुए कोई भी डिस्टरबेंस ना हो, कोई भी प्रॉब्लम ना हो, एक अच्छे से आप लोगों को ऐसा यूनिट, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन में हमें क्या चाहिए, हम जितना भी पढ़ ले ना उतना ही हमें कम लगता है। ठीक है, हम चाहे पूरी रात पूरी एनसीईआरटी को 4 बार भी घोट कर पी जाएंगे तो भी हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो केवल और केवल एग्जाम पेपर को देखकर ही आता है कि हाँ यार, मैं एग्जाम को फोड़ सकता हूँ, मैं एग्जाम में आग लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए क्विक रिवीजन की छोटी वीडियो लेके आई हूँ फिजिक्स की, जिससे फिजिक्स को करते ही आपके ऑलमोस्ट न्यूमेरिकल के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको साथ साथ उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगी कि कौन सा वाला इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको जरूर एंड टाइम पर कर जाना चाहिए, जिससे कि कल का जो आपका एग्जाम है वो बहुत बेहतरीन हो। तो किसी भी बात की फिक्र ना करते हुए चलो अपने आगे बढ़ते हैं और अपने, हाँ, सबसे पहली बात, अपने कॉन्फिडेंस में 1% की भी कमी मत आने देना। भले ही आपने 90% पढ़ाई करी, चाहे 100% करी, चाहे 50% करी, पर याद रखना कि दिस इज योर एग्जाम और इसको करना आपके हाथ में है। तो अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी कम मत करना। ठीक है, तो चलो उसी के साथ बढ़ते हैं हम अपने फिजिक्स की फॉर्मूला। तो पता ही आप लोगों को फिजिक्स में 4 चैप्टर है। कौन कौन से? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी, फिर आपका है मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट, उसके बाद आप लोगों का आता है लाइट, एंड उसके बाद आप लोगों का आता है ह्यूमन आई। ठीक है, ये अब चैप्टर आपके 4 चैप्टर है इन फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी में बेटा आप लोगों को क्या बोलता है, अगर सबसे ज्यादा मैं बात करूं इंपॉर्टेंट की, तो आपको हीटिंग इफेक्ट पढ़ना है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ो। ठीक है, सीरीज और पैरेलल के डिसएडवांटेज और डेरिवेशन, सीरीज और पैरेलल के डिसएडवांटेज और डेरिवेशन जरूर कर लेना। ठीक है, जरूर करके जाना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। देखो मैं ये नहीं कहती और वीडियो 100% यही आएगा, अगर यही पेपर लीक कर दिया हमने, पेपर को फोड़ दिया फाड़ दिया, नहीं भाई, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। लीक भी करना एक ना बहुत बड़ा क्राइम है, इस तरीके से तो हम लोगों को कहना भी नहीं चाहिए कि हम पेपर को लीक कर रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रही हूँ। ये एक हमारा एजम्पशंस होता है, जहां पे हम 99 पर अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि भाई हाँ, हम लोगों को किसी को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी को 15 ईयर का एक्सपीरियंस है, किसी को 10 ईयर का है, किसी को 7 ईयर का है। वो अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं कि भाई ये वाला टॉपिक ना एग्जाम में ज्यादा रिपीट होता है, तो हो सकता है कि लास्ट टाइम ये आया था, अब की बार ये वाला आ जाए। तो उसी तरीके से मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि हीटिंग इफेक्ट, सीरीज एंड पैरेलल डिसएडवांटेजेस आप लोग इलेक्ट्रिसिटी में जरूर करके आना, उसका डेरिवेशन जरूर करके जाना। ठीक है, अगर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट की बात करूं तो सोलोनॉइड तो मोस्ट फेवरेट होता है, फेवरेट जिसे कहते हैं सोलोनॉइड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों के इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, सोलोनॉइड के अंदर क्या होता है सोलोनॉइड, और सोलोनॉइड की मैग्नेटिक इफेक्ट की टेंडेंसी किस किस पर डिपेंड करती है, ये वाली चीज। ठीक है, फिर आप लोगों को क्या करना है, आपको अपने वो रूल्स तो पढ़नी है, रूल्स पढ़ लेने हैं आप लोगों को। ठीक है, दोनों ही, लेफ्ट हैंड भी और थंब रूल भी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को सर्किट, डोमेस्टिक सर्किट पढ़ लेना है कि इलेक्ट्रिक फ्यूज का क्या काम होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर मैं लाइट की बात करूं तो लाइट में भाई मिरर, लाइट में तो देखो हर एक चीज इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्मूला बेस्ड है पूरा लाइट ही। मिरर फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे संभावना है कि क्वेश्चंस आएगा बनकर। ठीक है, उसके बाद आप लोगों का लेंस फॉर्मूला, पावर। ठीक है, लेंस फॉर्मूला से ही पावर आती है, लेकिन हम इसको इतने अच्छे से एक्सप्लेनेशन को समझेंगे ना कि हमारा ये पूरा कंसेप्ट डिट्टो क्लियर हो जाएगा, कट टू कट क्लियर होगा। ह्यूमन आई की अगर मैं बात करूं तो भाई सबसे पहली प्रायोरिटी आप लोग डिसीज को देना, उसके बाद आप प्रिज्म को देना। ठीक है, उसके बाद आप ह्यूमन आई के बारे में थोड़ी सी स्टडी कर लेना कि रेटिना पे क्या होता है, आईज क्या करता है, कॉर्निया। अरे हाँ, ये एडवांस डिलेड सनसेट और एडवांस सनराइज, ये तो छोटे से टिपिकल क्वेश्चन एक बार पढ़ने से रिवाइज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये टॉपिक, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपको करके ही जाने हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला शीट पे, क्योंकि हम तो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं फॉर्मूला को पढ़ने के लिए। तो हम लोग शुरू करते हैं अपने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, चैप्टर नंबर 1 से हम लोग शुरू करेंगे इलेक्ट्रिसिटी से। तो इलेक्ट्रिसिटी में पहला कंसेप्ट आता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, जो हम किसके लिए होता है, चार्ज के लिए। किसके लिए पढ़ते हैं, चार्ज। Q माने क्या होता है, चार्ज,
ई माने आपका इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, और क्योंकि एसआई यूनिट, अब हमें साथ साथ क्या भी पढ़नी है, एसआई यूनिट, क्योंकि जब भी आप कुछ भी फिजिक्स में कुछ भी सॉल्व करोगे, इट इज अ टिप फॉर यू कि अगर फिजिक्स में आप कुछ भी सॉल्व करते हो तो आप लोगों को वहां पर उसकी एसआई यूनिट जरूर मार्क कर आनी है, मैथ्स में भी करनी होती है। तो क्योंकि एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, क्योंकि मिस्टर कूलाम ने हमें चार्ज के बारे में बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलाम, ठीक है, ये आपकी इलेक्ट्रॉन की वो होती है। क्योंकि भाई आप लोगों का जो चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे एक वायर में भागेंगे दौड़ेंगे उसी से हमारा क्या निकलता है, चार्ज, ठीक है। उसके बाद में बात करती हूँ करंट की। करंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई से। आई का फॉर्मूला होता है Q अपॉन में T। इसकी डेफिनेशन भी मैं बताती हूँ, क्या बोलते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, चार्ज का पर यूनिट टाइम है, या रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। इसके ऐसा यूनिट क्या होती है, एम्पियर। एम्पियर जो है इसकी एसआई यूनिट होती है, क्योंकि एम्पियर नाम के, एंड्रे एम्पियर नाम के एक वो थी जिन्होंने करंट के बारे में आप लोगों को बताया था। तो एम्पियर क्या होती है इसकी एसआई यूनिट, आप लोगों को पता है क्यू की सी होती है और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। तो अगर मैं अदर एसआई यूनिट की बात करूं तो कूलाम पर सेकेंड भी कहा जा सकता है। डेफिनेशन में कई बार पूछ लेता है व्हाट इज 1 एम्पियर, तो आप क्या लिखोगे, व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज is flow in 1 second is known as 1 ampere, ठीक है, is said to be 1 ampere। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अपने वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस पे, जिसको हम डिफाइन करते हैं V से, और उसका होता है W अपॉन Q। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, एक चार्ज को, यूनिट चार्ज को किसी फील्ड से पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जो वर्क डन होता है, आपको ए पॉइंट से उठा के बी पॉइंट पर लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाना है, उसके लिए जो वर्क डन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस। तो वोल्ट नामक एक वो थे, उन्होंने बताया था, तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वोल्ट, जिसको हम वी से डिफाइन करते हैं। डब्ल्यू की आप लोगों को पता है जूल, और क्यू की आप लोगों को पता है कूलाम, ठीक है। तो ये आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, वी हैव डिस्कस ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ होता है कि ओम्स लॉ मैथमेटिकली कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एट गिवन टेम्परेचर। तो V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो V इज इक्वल टू IR। ये आप लोगों का क्या होता है, ओम्स लॉ। R क्या होता है भाई, R होता है आपका रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है अवरोध, मतलब रोकना। जब हमारा करंट बह रहा होता है ना, यूं हम मस्ती में चलते हैं, कोई एंटी टोक देती है, अरे कहाँ जा रही है, तो इस टाइप का जो रुकावट होता है वो करंट को भी होता है। करंट मस्ती में चलता रहता है, फिर कुछ एटम्स होते हैं दूसरे चीजों के, वो आकर उसको रोक देते हैं, उसको बहने से कंट्रोल करते हैं, ठीक है। जैसे नदी बहती है तो बीच में जो पत्थर रोड़े आ जाते हैं वो उसके पानी को चेंज कर देते हैं, दिशा को चेंज करते हैं, फिर उसे उसके ऊपर से छलांग मार के जाना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस की जो एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट होती है वो बेटा क्या होती है, ओम। क्या होती है, ओम, जिसको हम लोग कैसे करते हैं, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। V की आप लोगों को पता ही है कि क्या होती है, वोल्ट। I की क्या होती है, एम्पियर, ठीक है। इसको हमने किससे रिप्रेजेंट करा, ओम से। रेजिस्टेंस क्या होता है, रुकावट, ठीक है। R इज इक्वल्स टू V अपॉन I। जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ कई बार आता है, कैसे ग्राफ बनेगा, नेचर कैसा होगा, लीनियर। कैसा होगा, लीनियर। फिर कई बार आपको ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं R1 R2, बोलते हैं बताओ किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो भाई जो एक्स एक्सिस के नजदीक होता है ना, उसका रेजिस्टेंस, उसका स्लोप जो है ना वो ग्रेटर माना जाता है। कैसा माना जाता है, ग्रेटर। स्लोप कैसा माना जाता है, ग्रेटर, ठीक है। अगर यहाँ पे V है, यहाँ पे I है, तो R1 जो है वो रेजिस्टेंस ग्रेटर होगा। तो याद रखना, जो स्लोप आपका एक्स एक्सिस के नजदीक होगा वो स्लोप आपका कैसा माना जाता है, ग्रेटर माना जाता है। गॉट इट, ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हम लोग क्या बात करते हैं, उसके बाद आती है हमारी रेजिस्टेंस की डिपेंडेंसी, कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है। रेजिस्टेंस की क्या आती है बच्चा, डिपेंडेंसी आती है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन A, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तब आता है हमारा L अपॉन में A, जिसको हम क्या कहते हैं, रेजिस्टिविटी। क्या कहा जाता है, रेजिस्टिविटी, ठीक है।
जिसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी सिर्फ एक नेचर होता है। क्या होता है, नेचर। तो ये किस पर डिपेंड करता है, ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये हमारा नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। इसका लेंथ और एरिया से कोई भी लेना देना नहीं आता। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि मान लो मैंने लेंथ को डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, या एरिया को घटा दिया, तो बताओ रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क पड़ता है? तो नो, रेजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मैंने सिल्वर की जगह कॉपर यूज कर लिया, यस, तो फर्क पड़ेगा। अगर मैं इसकी एसआई यूनिट निकालूं तो देखो रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपॉन में एल। ठीक है, आर की होती है ओम, एरिया होता है मीटर स्क्वायर, और अपॉन में मीटर, इसको कट करा तो क्या आ गया, ओम मीटर। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी की जो वो वैल्यू आती है, एसआई यूनिट आती है, वो क्या आती है, ओम मीटर। चलो आगे करते हैं। हम लोगों ने बात कर ली। अगर मैं सीरीज की बात करूं तो सीरीज में आप लोगों का पहली बात तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। कैसा रेजिस्टेंस आता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। ठीक है, सीरीज आपका होता है आर इज इक्वल्स टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू सोन, मतलब आपका सम होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं, यहाँ पे करंट जो होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है। ठीक है, आई इज सेम, और जो आपकी पोटेंशियल डिफरेंस होती है वो डिवाइड होती है। अगर वही मैं पैरेलल की बात करूं, पैरेलल्स की बात करूं, मतलब अगर आपके रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे, पैरेलल में कैसे लगता है, जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, पैरेलल में लगे तो 1/r इज इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कैसी रहती है, सेम रहती है, और हमारा करंट कैसा रहता है, डिफरेंट रहता है। कैसा रहता है, डिफरेंट करंट रहता है। ठीक है, गॉट इट, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। पैरेलल जो होता है वो हम लोगों के लिए बहुत अच्छा रहता है, हम लोगों के हाउस होल्ड सर्किट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग इक्विपमेंट के लिए अलग अलग करंट होता है। यहाँ पे स्विच बोर्ड जो होते हैं हर एक इक्विपमेंट के अलग अलग होता है। अगर कोई एक खराब हो जाता है तो उस पर बाकियों का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सीरीज में सबके स्विच जो है वो सेम होता है। अगर एक खराब हो गया तो वो आगे करंट को जाने ही नहीं देगा। तो इस वजह से सीरीज जो है वो अच्छी नहीं होती है, पैरेलल वाली ज्यादा अच्छी होती है। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी यहां पर एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक, देखो यहाँ पे फिर हमारा आता है एनर्जी, जिसको हम ईटिंग इफेक्ट ऑफ करंट भी बोलते हैं। ठीक है, वी आई टी इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी वी स्क्वायर बाय आर टी। मतलब ये जो फॉर्मूले ना, ये आपको सारे नहीं याद करने, मत करो सारे याद, एक फॉर्मूला याद करो बस। क्या फॉर्मूला याद करा भाई, मैंने याद करा, पावर की वैल्यू होती है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू में करंट, V इंटू आई। अब बाकी कैसे ड्राइव हो गई, V की जगह मैं आई आर लिख दूं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर। ठीक है, मैं आई की जगह पे लिख दूं V अपॉन में आर, तो वो बन जाएगा V स्क्वायर बाय आर। तो एक ही फॉर्मूले से सारे फॉर्मूले ड्राइव हो गए। हीटिंग इफेक्ट आप लोग याद कर सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। ठीक है, फिर हम इसको एक साथ लिख देंगे आई स्क्वायर आर टी, फिर हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे, के आई स्क्वायर आर टी, के की वैल्यू हमारी होती है 1, तो एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो जो आपको दिया है, टाइम दिया है तो ये वाला फॉर्मूला लगा दो, नहीं दिया टाइम तो टाइम की जगह आप क्या यूज कर सकते हो, आई इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी होता है, टी इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन आई में डाल सकती हूँ, है ना। तो मतलब मैं किसी भी तरीके से एक ही फॉर्मूले से अपने रिकॉल फॉर्मूले को यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है, किसी भी एक पॉइंट को आप करो, किसी भी एक फॉर्मूले को याद करो, उससे सारे फॉर्मूले ड्राइव होते हैं। तो यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिसिटी का पूरा कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिया है। ठीक है, आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और एंड टाइम के लिए रिविजन के लिए इनफ है। तो चलो अब अपने लाइट पर चलते हैं। इक्वल्स टू 2f, ठीक है, ये f इज इक्वल्स टू रेडियस बाय 2। f क्या होता है आपका फोकल लेंथ, ठीक है, और रेडियस क्या होती है आपकी, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपका, ठीक है, जैसे कि आपके पास ये एक मिरर है, मिरर ये कर्व है, और कर्व की रेडियस मान लो ये रेडियस है यहाँ पर, तो ये आपकी f हो जाएगी। ठीक है, दो टाइप के आपके मिरर होते हैं, कौन कौन से, कॉनकेव मिरर, ठीक है, और कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये वाला आप लोगों का मिरर होते हैं, ये कन्वर्जिंग मिरर होता है। क्यों होता है कन्वर्जिंग मिरर,
क्योंकि जितनी भी लाइट्स होती हैं वो सब यहाँ पर आकर एक पॉइंट पे ही टकरा जाती है और ये आपका डाइवर्जिंग मिरर। क्वेश्चन आता है कि भाई आप लोगों के पास ना कन्वर्जिंग मिरर है, तो फिर आपको नेचर बताना है। तो कन्वर्जिंग है तो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है, ठीक है। यहाँ पर अगर आपका जो मिरर फॉर्मूला होता है, जो आपका मिरर फॉर्मूला होता है वो आपका होता है 1/f इजिकल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। तो आपका v क्या होता है, v क्या होता है आपके, v आप लोगों का होता है क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज, मतलब इमेज की दूरी, इमेज कहां पर बन रही है, ठीक है। u आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, कि ऑब्जेक्ट आपने कहां पटका हुआ है। एच आई होता है आपका हाइट ऑफ इमेज, क्या होती है बच्चा, हाइट ऑफ इमेज, ठीक है। और एच ओ आपका होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन आप लोगों का हो जाता है एच आई अपॉन में एच ओ, और एक और रिलेशन होता है माइनस वी अपॉन में यू, ठीक है। अब आप लोगों को ना मैं यहाँ साइन कन्वेंशन बता रही हूँ। साइन कन्वेंशन क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चे, याद कर लो कि जब भी कॉनकेव में कॉनकेव मिरर की बात की जाती है, कॉनकेव मिरर की बात की जाती है, तो यू जो है, यू ऑलवेज नेगेटिव, कौन ऑलवेज कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव, ठीक है। वी जो है नेगेटिव आएगा, कब आएगा नेगेटिव, रियल और इन्वर्टेड में। और पॉजिटिव आएगा, कब आएगा पॉजिटिव, आप लोगों का पॉजिटिव कब आता है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज में, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की हाइट ऑफ इमेज की बात करते हैं, तो रियल नेगेटिव आएगी, नेगेटिव आएगी कहां पर, रियल और इन्वर्टेड में। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपका ऑलवेज कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और पॉजिटिव हो जाएगी ये वर्चुअल और इरेक्ट में, ठीक है, गॉट इट। उसी के बाद अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, किसकी बात करूं, कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं, तो कॉन्वेक्स मिरर में आप लोगों का जो u होता है वो और नेगेटिव, दोनों में ही नेगेटिव रहता है। u जो है आपका लेंस में भी नेगेटिव रहता है, आपका दोनों मिरर्स में भी नेगेटिव रहता है, ठीक है, क्योंकि हम अपने u को नेगेटिव साइड पर रखते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे v की बात करूं तो पॉजिटिव, क्योंकि दो ही डायग्राम बनाता है, कौन सा, वर्चुअल और इरेक्ट। दोनों बार कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे आपको हाइट ऑफ इमेज और ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स करते हैं हम लोग यहाँ पे, स्नेल्स लॉ सबसे पहले बात करते हैं। तो साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके इक्वल होता है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है कि जब आपका कोई एक लाइट आती है और एक सरफेस से टकरा के दूसरे सरफेस में एंटर करती है, तो वो या तो अवे द नॉर्मल जाता है या टुवर्ड्स द नॉर्मल जाता है, और इसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन। बैंडिंग ऑफ लाइट टुवर्ड द नॉर्मल या अवे द नॉर्मल इज नॉन एज रिफ्रैक्शन। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाती है। तो अगर मान लो आपका नीचे बी मीडियम है और ए, और जिसमें लाइट एंटर करती है, याद रखना, जिसमें लाइट एंटर करती है, लाइट एंटर करेगी वो वाला मीडियम जो है, एंटर करेगी वो वाला मीडियम आपका कैसा आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए, मतलब एन बी ए। और अगर मैं यहाँ पे एन की ही बात करूं तो एन बी अपॉन में एन ए, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए। और अगर मैं वेलोसिटीज की बात करती हूँ तो वेलोसिटीज यहाँ पे हो जाएगी रेसिप्रोकल। याद रखना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। अगर किसी की स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। मान लो आपको डायमंड और वाटर दे दिए जाए, दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाए और पूछा जाए कि बताओ भाई डायमंड में होगी कमी या रिफ्रैक्टिव, मतलब डायमंड में लाइट ज्यादा होगी या वाटर में ज्यादा होगी, तो हम किस पर टिक लगाएंगे, डायमंड, वाटर पे। वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए वहां पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है। ठीक है, समझ आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है आप लोगों को ये। अब एब्सोल्यूट कब आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कब आता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है
जब हम एयर की बात करते हैं, मतलब एक मीडियम हमारा क्या होना चाहिए, एयर। जब हमारी लाइट जो है वो एयर से पास हो रही है, ग्लास में किसी भी मीडियम में पास हो रही है एयर से, लेकिन अगर वहां एयर से बात हो रही है तब स्पीड ऑफ, जब उसे क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और उसको रिप्रेजेंट करते हैं C अपॉन में V। C क्या है आपकी, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। ठीक है, समझ आ गया, सबको समझ आ गया। ठीक है, अब लेंस की तरफ। आपका लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इजिकल टू 1/v माइनस 1/v यू, माइनस आ जाता है, मिरर में प्लस था। ठीक है, अगर मैं उसकी m की बात करूंगी तो m हो जाएगा वही हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन में हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल्स टू v अपॉन में u। ठीक है, तो दैट इज योर लेंस फॉर्मूला। आपको पता है v क्या होती है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, u क्या होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, hi हाइट ऑफ इमेज, ho। अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन की बात करते हैं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया था ना, मिरर हो लेंस हो, u हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव, दोनों ही उसमें कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस में भी और कॉनकेव लेंस में भी। अगर मैं v की बात करूं तो कॉन्वेक्स में जो v है वो आपका कैसी इमेज बनाएगा, किस साइड होगा, पॉजिटिव साइड होगा। हाइट ऑफ इमेज भी कैसी रहेगी, यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगी। नेचर कैसा बनाएगा, रियल और इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, एक पर आता है जहां पे v भी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव, हाइट कैसी हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव, क्योंकि उस टाइम पर वो क्या बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। कैसी इमेज बनाता है, वर्चुअल और इरेक्ट। ठीक है, अगर और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी आपका हमेशा कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहता है, दोनों ही उसमें। अगर मैं कॉनकेव की बात करूं तो कॉनकेव में मेरा v कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज कैसी हो जाएगी, मेरी पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बताती है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आता है, अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आएगा तो वहां पे आपको मैग्निफिकेशन दे दिए जाता है, कई बार मैग्निफिकेशन की वैल्यू दे दी जाती है, उनसे हमें उनका नेचर बताना होता है कि इमेज का नेचर कैसा है, कौन सा रे डायग्राम बनेगा। तो वही रे डायग्राम को अच्छे से कंसेप्ट को समझो कि अगर सेम साइज आ रहा है तो 2f पे इमेज बनती है, तो 2f वाला डायग्राम हम लोगों को बनाना है। ठीक है, हाईली डिमनाइज्ड कब होगी या इनलार्ज कब होगी वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपका ये m जो है वो 0 और 1 के बीच में आता है तो डिमनाइज्ड इमेज बनती है। m ग्रेटर देन m इक्वल टू 1 आएगा तो सेम साइज बनेगा, और अगर m ग्रेटर देन 1 आएगा तो इनलार्ज बनती है, इनलार्ज। ठीक है, और आप लोग क्वेश्चन में मैग्निफिकेशन के साइन को देखकर ही बता सकते हो कि किस टाइप की इमेज बनेगी। अगर पॉजिटिव है तो भाई वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, अगर नेगेटिव आती है तो आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। पता है ना रियल इन्वर्टेड क्या होती है, जैसे ये आपका लेंस है, आपने यहाँ ऑब्जेक्ट को खड़ा करा, ठीक है, वो यहां से गया फोकल लेंथ से, फिर ये इससे गया, तो ये जो इमेज नीचे की तरफ बनती है इसे हम रियल एंड इन्वर्टेड कहते हैं। तो प्लीज एग्जाम से पहले अपने सारे रे डायग्राम को एक एक बार बिना देखे ड्रॉ करके जरूर देख लेना, इस वीडियो को जरूर देखना। यार आप लोग बड़े बड़े यूट्यूबर्स को लीगल समझ के प्यार देते हो, तो प्लीज मुझे भी प्यार दीजिए, मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा वॉच कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताना कि इट इज वेरी यूजफुल फॉर यू। आई होप आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आएगी। अपना ध्यान रखिए, ठीक है, और एग्जाम में बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। अच्छे से एग्जाम करके आना, बहुत अच्छे से एग्जाम करके आना। और हाँ, सबसे बड़ी बात, ये कोई लास्ट एग्जाम भी नहीं है, एक पेपर आप लोगों को डिफाइन नहीं करेगा, बट अपना बेस्ट देना आप लोगों का काम है, ठीक है। और अब नहीं तो कब दोगे बेस्ट, तो बेस्ट अपना बेस्ट जरूर देखना, वीडियो को जरूर वॉच करना, और कमेंट में जरूर भर भर के अपने प्यार देना। प्लीज 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 वीडियो को जरूर वॉच किए, और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाय बाय।